हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इरा। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ का प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर 11 तारीख 2019 का है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिससे आपका कंटिन्यू प्रैक्टिस होगा और एग्जाम तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपने जितने भी ग्रुप हैं वहाँ शेयर कर दीजिए। तो लेट न करते हुए चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के वर्ग के रूप में 420 रुपए हैं। 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 8, 1, 5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखिए यहाँ कितने प्रकार के सिक्के हैं। ये अनुपात चैप्टर का सवाल है जो कि सिक्कों पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं अनुपात चैप्टर मैंने वैसे पढ़ा दिया है, देखेंगे आप लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, बना हुआ है वीडियो। और 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है ना। अब जो ये सिक्कों की संख्या अनुपात दिया हुआ है 8:1:5, ये अनुपात दिया है कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 8 और 2 रुपए के 1 अनुपात में है। 5 रुपए के अनुपात को जब भी हम संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो इनके साथ क्या लगा लेते हैं वेरिएबल। तो ये 8x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा और ये 5x, यानी 1 रुपए का कितना सिक्का है 8x। तो इसे गुणा करेंगे जैसे थोड़ी देर के लिए। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं हमारे पास 8 सिक्के हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। बोलेंगे कुल रुपए कितना आ जाएगा, तो कैसे करेंगे 8 के मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के 8, उससे गुणा कर देंगे तो हमको टोटल कितना मिल जाएगा 8 रुपए। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बराबर में रुपए रखेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो सिक्के हैं और उनकी संख्या से हम गुणा करेंगे। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 8 सिक्के, फिर 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 1x सिक्का है और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 5x सिक्का है, ठीक है ना। अब इनको सबको जोड़ देंगे तो ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा रुपए, जो कि रुपए हमको संख्या में दिखा है। टोटल रुपए कितना है 420 रुपए है, ठीक है। चलिए आगे, अब ये इक्वेशन आ गई। इतना ही मेरे सवाल था, इतना समझ आ गया तो आगे कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो 1 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2x प्लस 5 का 5 में 25x बराबर कितना हो जाएगा 420 और 25 और 8 2 इधर 10 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 और x बराबर 420 हो जाएगा। इधर रखेंगे x 420, इधर कोई संख्या जब गुणा करती है बटे में आके क्या कर देती है डिवाइड। ये डायरेक्ट यहाँ से भी आप काट सकते हैं ना, क्यों काट देते हैं यही होता है क्योंकि नीचे बटे में होती है तो ऊपर नीचे कटता है। 7 से काटिए, 7 से 5 बार, 7 6 42 1 0, 5 से कितने बार जाएगा 12 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 12 आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको सवाल में पूछा गया है फाइनली कि अनुपात में है थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के थे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, ये 1 रुपए था, 1 रुपए के 8x सिक्के थे, 2 रुपए के 1x सिक्के थे, 5 रुपए के 5x सिक्के। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 5x, तो निकालिए 5 और x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, कितनी आ गई x की वैल्यू 12, तो 12 पंजे 60, यानी कितने सिक्के थे 60 सिक्के। ये हमारा क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसको आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितने परसेंट अधिक है। P जो है P और Q दिया हुआ है, कहना चाह रहा है जो P है Q से 40% कम है, जो P है Q से 40% कम है।
अब ये बताइए, यहाँ पे क्यू पता होता तो पी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको नहीं पता है। अब परसेंट में बात कह रहा है तो हम परसेंट में ही मान लेंगे। क्यू को कितना है, ये 100 है, ठीक है ना। कितना मान लेंगे, परसेंट में अपने आप में कोई वैल्यू कितनी होती है, 100। और जिससे कंपेयर करता है हमेशा उसी को मानते हैं। क्यू से कंपेयर कर रहा ना पी को, तो हमने इसीलिए क्यू को मान लिया 100। तो पी कितना हो जाएगा, 40% कम। तो 100 में से अगर 40% कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, ये 60% बच जाएगा। ये 100 हो गए 60। अब कहना चाह रहा है कि यहाँ पे Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। जो Q है P से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पे देखिए ये रुपए में हो जाते हैं, है ना। ये 100 का 100% निकालेंगे 100 ही आ जाएगा, और 40% का निकालेंगे 100 का तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कैसे, देखिए 100 का अगर हम लोग 100% निकाल रहे हैं तो कितना आ गया, 100 रुपए ही आ गया ना। ये इस प्रकार हो गया 100। अब सेम इसका क्यू से 40% कम बोला था, 100 का 40% कम यानी घटा के लिखते हैं। तो हमें अगर 40% कम करने में कितना आएगा, 60 आएगा, बटे 100% हटाएंगे तो परसेंट जब भी हटाते हैं तो नीचे बटे में क्या आता है, 100 आता है। ये 100 से 100 खत्म, कितना आ गया यहाँ पे, 60 आ जाएगा। ये इस प्रकार आ गया है कि क्यू कितना है, 100 रुपए है, पी कितना है, 60। अब कहना चाह रहा है जो क्यू है पी से कितने परसेंट अधिक है, यानी हमको अधिक का परसेंट पूछ रहा है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे कम का परसेंट पूछ रहा है कि अधिक का परसेंट पूछ रहा है। तो किसका परसेंट पूछ रहा है, अधिक। तो कितना यहाँ अधिक है, ये 40 अधिक है। और अधिक के लिए नीचे हमेशा कम वाली राशि रखते हैं। 100 और 60 में कौन सा कम है, तो 60 कम है। परसेंट के लिए गुणा करते हैं 100 का। अब काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। अब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 बटे 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर बच जाएगा यहाँ पे 2। इस हम लोग लगाएंगे कि 20 हो जाएगा। 3 छंग 18, ये इतना इतना जाता रहेगा, तो इतना ही हम आंसर ले देंगे। ये 66.66% ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल नहीं समझ में आया है तो वीडियो रोक के फिर से एक बार सुन सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपना घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है। राजेश जो है, ये किसका सवाल है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है कि राजेश 25 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर तक जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। किस स्पीड से जाता है राजेश, स्पीड दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, यानी यहाँ से घर, होम और दफ्तर के बीच की दूरी है। जब राजेश जो है जब जाता है तो किस स्पीड से जाता है, 25 किलोमीटर, लेकिन जब वापस आता है तब उसकी स्पीड क्या होती है, 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे समय लेता है, यहाँ भी जो जाएगा तो कुल समय टी लगा होगा और यहाँ भी गया होगा तो कुछ समय लगा होगा, है ना। तो ये दोनों टी मतलब टाइम टोटल मिला कितना दिया है, कुल समय दिया है हमको, कुल समय कितना दिया हुआ है, 9 घंटे। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ से हमको क्या क्या पता है, टोटल टाइम पता है तो टी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी बराबर एस हो जाएगा बराबर टी, और यही फॉर्मूले हम लोग करेंगे। डिस्टेंस हमको नहीं पता है तो रख लेंगे कि उसके घर से दफ्तर तक की दूरी कितनी है, डी ही है ना। जब जाता है तो कितने स्पीड से जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, प्लस जब आता है तो दूरी तो यही रहेगी, दफ्तर से घर, वो दूरी तो चेंज होने वाली नहीं है। तो दफ्तर से घर तक की दूरी हमने क्या माना है, डी ही मान लिया है। और आएगा तो कितने स्पीड से आता है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बराबर कुल समय आने और जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 9 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में बनता है सवाल, क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। जो एलसीएम होता है अंश में गुणा करते हैं, न्यूमरेटर से करते हैं। 25 से कितने बार गया है, 4 बार, 20 से कितने बार, 5 बार में। यहाँ पे कितना आ गया है, 4d, कितना आ जाएगा, 4d, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5d, है ना।
बराबर कितना आ जाएगा 9 यूनिट। हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस ही आएगा, बीच में माइनस नहीं आएगा क्योंकि बीच में प्लस दिया है। ये 4D हो जाएगा प्लस, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था उसके लिए सॉरी। 4D ये प्लस 5D, 4 5 कितना हो गया है 9D बटे कितना आ जाएगा 100 बराबर इधर क्या है 9। तो 9 से 9 खत्म हो गया, यहाँ बचा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर D बचा है, बटे में 100 था, उधर कितना है 1। तो ये 100 है, इधर क्या कर रहा है भाग कर रहा है, तो उधर जाके क्या कर लेगा मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर, यानी दफ्तर से घर तक की दूरी उसकी कितनी आ गई है 100 किलोमीटर। अब हमको इस सवाल में क्या पूछा था, दूरी पूछा था। देखिए सिंपल सवाल था कि सवाल क्या था कि रमेश था कोई व्यक्ति अपने घर से दफ्तर जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है 25 किलोमीटर, वापस आता है तो कितना दूरी था उसका, मतलब कितनी स्पीड से आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। आने और जाने और आने में कितना समय लग रहा है, कुल समय उसको 9 घंटे लग रहे हैं। कितना समय लग रहा है, कुल समय उसको 9 घंटे का समय लग रहा है। तो हमको इस सवाल में कुल समय पता था और फॉर्मूला तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे ना तो हमको डिस्टेंस टोटल पता है लेकिन टाइम पता है, स्पीड भी पता है, तो टाइम की वैल्यू हम निकालेंगे। क्यों टाइम निकाल, क्योंकि टाइम दोनों को मिला के दिया है, अलग अलग टाइम हमको नहीं दिया है, तो टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो डी अपनी जगह में, ये एस यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूलों को मैंने रख दिया, डिस्टेंस नहीं पता तो डी की जाने में कितना स्पीड था उसका 25 प्लस आने में प्लस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों का कुल मिला के समय दिया हुआ है तो यहाँ इसलिए प्लस करेंगे। दूसरी बार दूरी कितनी है डी ही है, आने में कितना स्पीड ले रहा था 25, कुल टोटल टाइम कितना लग रहा है 9 घंटे। भी सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी में 5 विभिन्न उत्पाद P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है आपको डॉट वाला, वो समझना है आपको। ऐसा करके P1, P2, P3, P4, P5 ये दिया हुआ है और यहाँ से ऐसा टाइप से दिया हुआ स्क्वायर फॉर्म में बना, मैं डॉट बनाती हूँ, ठीक है ना। तो ये पहला बोल रहा है कि 15% है, दूसरा 30% है, और तीसरा क्या है 27% है और 23% है, और ये कितना है 8% है। ये हमको दिया हुआ, नीचे दिया गया रेखा चित्र, क्या दिया रेखा चित्र एक कंपनी में 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाते हैं, ये दिया हुआ। उत्पाद P3 का राजस्व, राजस्व दिया है P3 का राजस्व कितना दिया हुआ है हमको 38,100। तो P3 का व्यय पूछा है हमको। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये क्या दिया हुआ है हमको लाभ प्रतिशत, ये जो दिए हुए हैं इनके लाभ प्रतिशत दिए हैं कि लाभ परसेंट दिए हुए हैं। अब देखिए जो टोटल वैल्यू होगी P1, P2, P3, हमको P3 के बारे में राजस्व दिया है, तो P3 जो है कितना कमाता, अपने आप में 100% रहा होगा, पहले तो कितना रहा होगा 100%, तो उसको लाभ कितना हो रहा है P3 को 27%, तो लाभ में लाके कितना हो जाएगा 100% तो पहले ही रहा होगा, 27 लाभ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। किसका हो जाएगा P3 का ही मान लेते हैं, P3 कितना हो जाएगा अपने आप का 127 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा कुल राजस्व इसका, क्योंकि लाभ लेके तब ना कुल राजस्व पाएगा, बराबर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। 127 से कितने बार जाएगा ये 7, 7 त्रिक 21 यानी कि 3 बार जाएगा लगभग। कितने बार जा रहा है 127 से 3 बार जाएगा और 2 जीरो आ जाएंगे, तो P3 बराबर इधर बटे में है 100,
इधर कितना है 300, और ये 100 क्या कर रहा है इधर डिवाइड, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, और 100 के इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा P3 बराबर 30,000 हो जाएगा। P3 का व्यय कितना आ गया हमारा 30,000 हो जाएगा। यही सवाल था और कुछ नहीं था। ये सवाल बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम अगला सवाल करते हैं अपना। छह नंबर सवाल क्या दिया है, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अनिल जो है, अनिल, दीपक और दिनेश, अनिल, दीपक और दिनेश, ठीक है ना। दिनेश को डी ही लिख लेते हैं। ये किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर, अब अनिल और इसके बारे में दिया हुआ है दिनेश, कितने दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो किसके बारे में बोल रहा है, दीपक के बारे में। दीपक अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे 35, 60, अनिल, दीपक और दिनेश कितने दिन में काम कर लेते हैं, 35 दिन में। वही अनिल और दीपक कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में। तो 35 और 60 पे हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो किसे जा रहा है, 5 जा रहा है। 5 से 7 बार में गया, 5 से 12 बार में जाएगा। अब नहीं जाएगा ये, 7 पंचे 35 गुणे 12, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। 12 पंचे 60 गुणे 7 और 7 से 6 42, 420 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना एलसीएम आ गया। अब 35 से कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और 60, तो 12 पंचे 60 से कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कौन है, अनिल और दिनेश है। कितना काम करते हैं दोनों मिलके एक दिन में, 7 काम करते हैं। यहाँ भी अनिल और दिनेश कितना काम करेंगे, 7 काम है। और दीपक कितना काम करेगा, यहाँ पे अगर देखें दीपक कितना काम करेगा, यहाँ पे 12 टोटल काम हो रहा था एक दिन में, 7 काम ही दोनों कर लेंगे। 7 में से कितना काम, 5 काम बचेगा। अब यहाँ पे किसका पूछा है, दीपक का पूछा है ना। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में, अनिल और दिनेश, यहाँ अनिल और दिनेश के बारे में दिया हुआ था। ये अनिल और दिनेश का दिया हुआ था, यानी ये दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, ये दोनों का डाटा दिया है हमको, इधर ऊपर दिया है 7 दिन में। ये बचा हुआ काम कौन कर रहा है, दिनेश कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 12 काम हो रहा है, 5 काम मतलब ये कर रहा है। हमको किसके बारे में पूछा है, दिनेश कितने दिन में काम कर लेगा। टोटल काम कितना है, 420। अब दिनेश एक दिन में कितना काम करता है, 5, 5 से भाग लगा देंगे, कितने दिन में करेंगे तो पता चल जाएगा। 5 अठे 40, 5 को 20, 84 डे आ जाएगा। यानी जो दीपक है कितने दिन में काम कर लेगा, 84 दिन में। देखिए सवाल क्या था, अनिल, दीपक और दिनेश किसी काम को 35 दिन में करते हैं। अनिल और दिनेश कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल हमको काम पता चल जाएगा। जैसे ही टोटल काम पता चल गया तो यहाँ से हम देख लेंगे कि एक दिन में इसको डिवाइड करके 35 से डिवाइड किए, 420 को 12 आया, 60 से डिवाइड किए 7 आया। यानी अनिल और दिनेश एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। हम देखिए ऊपर भी अनिल और दिनेश थे, तो एक दिन में ये भी कितना काम करेंगे, सेम काम ही करेंगे। जब सेम लगती है तो 7 काम करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं तो ऊपर कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। तो बाकी बचा हुआ काम 5 बच रहा काम कौन करेगा, दीपक करेगा। और पूछा है दीपक एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब दीपक जो है टोटल काम कितने दिन में करेगा। 420 काम करवाना है दीपक से, एक दिन में कितना काम करता है, 5, 5 से भाग लगा देंगे, टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी, कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में कोई
राशि कितनी हो जा रही है 5 गुना CI की रेट से, CI की दर से, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, कितने वर्षों में स्वयं का, यहाँ समय हमको नहीं दिया हुआ है, कितने वर्ष पूछ रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं स्वयं का कितने गुना होना है 125 गुना, ठीक है ना। तो 5 को हमको 125 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कितना गुणा करना पड़ेगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, 25 पंचे 125 हो गया 125। अब देखिए ये 5 गुना होने में कितना समय लगा है 3 वर्ष, ये भी 5 होने में कितना समय लगेगा 3 वर्ष, और ये भी 5 होने में कितना वर्ष लगेगा 3 वर्ष। कितना समय हो गया 3 3 6 3 9, यानी कितना वर्ष हो जाएगा यहाँ 9 वर्ष हो जाएगा। इससे इजी ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, तो ये आपको समझ आया होगा। देखिए क्या करना है, 3 वर्ष में कोई जो राशि है कितनी गुना हो जाती है अपने आप की 5 गुना हो जाती है। अब सवाल बोला है कि उसको हम कितना बनाना है 125 गुना बनाना है, तो कितने समय लगेगा, ये हमको टाइम यहाँ पे पूछा था, नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। तो हमने देखा कि 5 में कितना और गुणा कर दे कि 125 बन जाए, तो 5 में 2 बार हमने और गुणा कर दिया, तो कितना बन रहा है, यानी कि 5 का कितने बार टोटल गुणा करना ये हम लोग 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, तब वो जाके क्या बन गया है 125 बन गया। तो ये 5 गुना होने में कितना समय लगा 3 वर्ष, फिर अगला 5 गुना होगा अगला 3 वर्ष, फिर 5 गुना होगा अगला 3 वर्ष, टोटल समय कितना होगा 3 3 6 3 9। याद रखना समय को हम लोग जोड़ते हैं, है ना, क्योंकि जैसे 5 गुना होगा 3 वर्ष लगेंगे, और फिर अगला 5 गुना होगा तो 5 5 10 गुना, 5 5 कितना हो गया 25 गुना हो गया, है ना। अच्छा 25 गुना, लेकिन समय क्या होता है, समय जुड़ता है ना। 25 गुना कब हुआ 5 गुना 3 वर्ष में, और 5 गुना 3, तो समय 3 3 6 ही हुआ ना, वर्ष तो 6 ही हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो धनराशि है कितनी हो जा रही है 25 गुना। वैसे 125 होने में कितने वर्ष हो जाएंगे 9 वर्ष हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 8वां सवाल क्या दिया है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में, सवाल क्या है इधर उधर हो गए हैं तो इसलिए थोड़ा देखने में दिक्कत जाती है, कौन सा सवाल है। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 और 1 और 2 विकेट लिए हैं। आंकड़ों का बहुलक क्या है, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका बहुलक हमको पूछा है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बहुत बार आया हो उस सीरीज में। यहाँ पे देखिए जैसे 0 है, 0 कितने बार आया है, 0 देखिए 3 बार आया है, 1 2 3, फिर उसके बाद 3 दिया है, 3 कितने बार आया है 1 2 2 बार दिया है, ये तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 0 3 बार आ चुका है। फिर 2 देखिए कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है, नहीं 1 2 3 4, यानी 2 कितने बार आया है 4 बार आया है। और तुमको लग ही नहीं रहा कुछ ज्यादा बार आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, 2 बार हुआ। 5 कितने बार है 1 2 3 ही बार है, फिर 3 तो देख लिए है ना, 4 एक ही बार 4 है, यानी क्या हो जाएगा इस आंकड़े का बहुलक हमारा 4 नहीं, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों कि 2 की सबसे ज्यादा बार आया 4, जो सबसे ज्यादा बार वो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक, ठीक है। चलो तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सभी में कॉमन है बस उतना ही हमको लेना है। जैसे अब इसका फैक्टर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5, इसमें लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। अब इनका क्या लिखेंगे HCF। HCF का मतलब क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। 3 2 तो यहाँ है नहीं, यहाँ है 3 बार, लेकिन यहाँ 1 बार भी नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। फिर 3 देखते हैं, यहाँ 5 बार है, यहाँ 3 बार है, तो जो कम बार पावर होती है वो वाला लेते हैं। यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ से भी 3 ही बार लेंगे, क्योंकि 2 बार तो यहाँ नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला, जो नंबर सभी में कॉमन होगा बस उतना ही लेंगे। तो 3 की पावर यहाँ और 3 की पावर यहाँ मिल जाएगी, 5 यहाँ नहीं है, यानी कि इस पूरे सीरीज का, दोनों सीरीज का HCF कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है।
चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एक से बार ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया है, नीचे दिए गए बार ग्राफ में 7 विभिन्न मिठाइयां S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। इनकी ग्राफ दिया हुआ है आप लोगों को, एक 7 है, 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 दिया हुआ है ना। ये मैंने बराबर बना दिया, बराबर नहीं है वहां पे। ये S1 है, S1, S2, S3, S4, S5 और ये हो जाएगा S6, ये हो जाएगा S1, S2, S3, यहाँ पे होगा ये S4, ये हो जाएगा S5, ये S6 और ये S7, ठीक है ना। ये S7। अब पहला वाला जो है 23% है, 23% दिया है। दूसरा कितना दिया हुआ है, 32%। तीसरा कितना दिया हुआ है, 16%। चौथा कितना दिया हुआ है, 18%। ये कितना दिया हुआ है, 22, 25 और 19%। ये इतना डाटा दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, S1, S2, S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा। ये क्या दी हुई है, चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा दी हुई है। क्या दिया हुआ हमको, चीनी की मात्रा दी हुई है एक मिठाई में। तो क्या दिया है, मिठाई S4 का कुल वजन। S4 मिठाई के बारे में दिया है, S4 टाइप की मिठाई दी हुई है। तो S4 मिठाई का कुल वजन, कुल वजन कितना दिया हुआ है S4 मिठाई का, यहाँ पे हमको दिया है 150 केजी, किलोग्राम दिया हुआ है। तो S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है, S4 जो मिठाई है इसमें चीनी की मात्रा। अब चीनी की मात्रा S4 में हमको परसेंट में दिया है कितना, 18। तो 150 केजी मिठाई है, उसका 18% क्या है, चीनी। तो निकाल देंगे 150 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 18%, परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, ये 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 5 3 15, 2 से काटेंगे 9 बार में, 9 3 27, यानी 27 केजी इसमें क्या है, चीनी है। ठीक, ये हो गया इस सवाल का आंसर। समझ में आया होगा आपको। ये बार वाले, ग्राफ वाले, रेखा चित्र वाले देखते हैं तो बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन इतने डरावने होते नहीं हैं। तो आपको सवाल के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि अब टोटल 80 सवाल हैं, है ना। सभी सब्जेक्ट के 20-20 करके 80 सवाल में करना है हमको 60 मिनट में। तो आपको स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है, आप कौन सा सवाल कितना जल्दी कर सकते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या दिया है, यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n दिया हुआ है। 5 निरीक्षण दिए हैं, A1, A2, A3, A4, A5। इनका औसत कितना दिया हुआ है हमको, n दिया है। n क्या दिया हुआ है, औसत दिया है। तो 5 नए निरीक्षण A-100, A2 -100, A3 -100 और A4 -100 और A5 -100, इनका औसत हमें पूछना है। तो एक चीज आपको याद रखना है, जितना यहाँ पे हम लोग संख्या में कमी वृद्धि या दुगना तिगुना करेंगे, उतना ही औसत में भी कमी या वृद्धि होती है। यहाँ हम सभी नंबर में कितने कितने की कमी कर रहे हैं, 100 की। तो औसत भी हमारा क्या आ जाएगा, जो नया औसत आएगा, नया औसत में भी कितनी कमी हो जाएगी, 100 की कमी हो जाएगी, क्योंकि सभी संख्या में हम लोग कितना कितना कमी कर रहे हैं, 100 की। अगर मान लीजिए इस सभी संख्याओं में हम 100 की वृद्धि कर दें तो औसत में भी 100 की वृद्धि हो जाती। मान लीजिए हम 100 में सबका गुणा करते तो औसत भी 100 गुना अधिक हो जाता है। ठीक है ना। तो इतना ही सवाल है, देखने में कितना डरावना था लेकिन है नहीं ऐसा। 11। अब 12 नंबर देखिए, ए अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा करता है
8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, सवाल है। ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में, और ए और बी साथ में कितने दिन में करेंगे। सेम अभी ऐसे सवाल एक करवा चुके हैं, क्योंकि एक और पूछा गया था। टाइम एंड वर्क के 2 सवाल हो गए, और बार ग्राफ वाले भी 2, टेबुलेशन वाला, सारणी वाला 2 सवाल हो गए, है ना। ये चैप्टर क्या है, इससे समझ में आता है कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ज्यादा पढ़े हैं, इससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 6 और 8, तो 6 और 8 का ऐसे हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, और बी एक दिन में ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी टोटल इनसे कितना काम करवाना है 24, लेकिन साथ में काम करेंगे तो ए 4 काम करेगा, बी 3, यानी टोटल कितना काम कर दे रहे हैं 4 3 7 काम करेंगे। और ये इससे डिवाइड नहीं कर रहा, इतने डे आंसर आ जाए, 24/7 दिन में अपना काम क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या कहलाता है, जो एलसीएम हम लोग लेते हैं वही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 5 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट 3 सही 1/4 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। इतना दिया हुआ है, हमें सवाल दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सॉल्व करिए। 2 पंचे 10 11, इधर तो होंगे 11/2। अब इसमें हमको इस तरह सवाल में क्या याद रखना है, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास, है ना, ये क्या होता है। अब इसका मतलब आपको ऐसा याद रखिए, बोर्ड मास। अब बी फॉर क्या होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, और ऑफ को भी मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, डी फॉर होता है डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, और एड मतलब ए फॉर एड, और एस फॉर क्या होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस। तो ये रूल्स आपको फॉलो करते जाने हैं, यानी पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद फिर हमको ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको ये नंबर का मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स में कहलाता है, जिसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है, ए अपॉन बी में कोई नंबर को चेंज करना, माइनस। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट, क्योंकि बी फॉर क्या आता है पहले ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट में देख लीजिए, फिर मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको ही प्रॉपर में, तो 4 के 12 1 13, 13 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस लगा था प्लस 6 माइनस 4, और डिवाइड है, तो डिवाइड को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑफ तो है नहीं पूरे सवाल में ब्रैकेट के बाद, फिर डिवाइड है, डिवाइड 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4/2 आएगा, यानी कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 11/2 माइनस 13/4 प्लस 6, 2 दूनी, यानी यहाँ पे कितना बचा माइनस का 2, ठीक है। अब इनका क्या लेना पड़ेगा हमको एलसीएम, इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो लिख लीजिए 1 11/2 माइनस, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे 4 1 1 कैल्शियम कितना आ जाए 4, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, जो एलसीएम लेते हैं उसका अंश में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 1 से 4 6 चौक इधर 13 ही बचेगा, ये प्लस आ गया, 6 चौक को यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 से तो कटना नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया 11/2 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे 13 24, अब उसके बाद यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस से पहले क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं, 13 4 3 कितना हो जाएगा 7, 2 1 3 37, माइनस कितना हो जाएगा 8 बटे कितना आ जाएगा 4, अब इसको माइनस करेंगे तो 37 में से 8 को घटाएंगे, 17 में से 8 है 9, ये 29, कितना बच जाएगा 29/4, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, इधर लिख लेते 11/2 माइनस कितना आ गया है 29/4 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुल जाएगा, अब एक नंबर बचा तो। अब 2 और 4 के हम ये ऐसा लेना पड़ेगा, तो आगे यहाँ पे कर दे रहे हैं 11/2 माइनस 29/4 हो जाएगा, 2 और 4 के ऐसा लेंगे कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, 4 का अंश में गुणा करेंगे, 2 से कितने बार गया 2 बार, 4 से 4 यहाँ कट गया, तो 11 दूनी इधर पे क्या आ गया 22 माइनस 29, अब बटे में एलसीएम आता है 4 आ जाएगा, 29 में से 22 गया तो कितना 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 2/4, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो -7/4 इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा।
बस आपको इस पे क्या याद रखना है, बोर्ड मास रूल, कि पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद ऑफ लेंगे तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर सब्ट्रैक्शन। इतनी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो ये सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है हमको कि यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। क्या दिया हुआ हमको, स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है हमको 936 किलोमीटर, दूरी को कितने समय में। अब हमको टाइम पूछ रहा है, ये सवाल अभी एक किसी तरह का इससे टफ था, वो बता चुके हैं। तो क्या सवाल हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब हमको डिस्टेंस पता है कितनी है, 936 किलोमीटर। स्पीड जो है, स्पीड हमको मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, तो हमारा जब डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हमको स्पीड को भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर में। तो 20 मीटर पर सेकेंड है, और मीटर पर सेकेंड से जब हम लोग किलोमीटर पर घंटा में आते हैं तो सवाल में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, 18/5 का गुणा करेंगे, और टाइम हमको नहीं पता है तो टाइम को टी रखें। टाइम जो आएगा किस में आएगा, घंटे में आएगा, ठीक है ना। तो 5 चौको 20, 18 से इसको काट दीजिए, 18 पंचे 90, 3 बच गया, 18 दूनी 36, 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 तीन 12, तो टाइम बराबर कितने आ जाएंगे, 13 घंटे। ये हमारा समय आ जाएगा। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल नंबर 5 मतलब 15 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 15% के छूट देने के पश्चात, एक वस्तु है जिसमें कितनी छूट दिया जा रहा है, 15% का डी फॉर क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट है ना, छूट है, जिसे एसपी दिया है यानी सेलिंग प्राइस, यानी जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं, 4777 रुपए में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी पूछा है हमको, सवाल का क्या हो जाएगा। अब जो अंकित मूल्य होता है ना, इसी पे हम छूट देते हैं। ये किस चैप्टर का सवाल है, बट्टा चैप्टर का सवाल है। अब देखिए जो एमआरपी होती है हमारी, टैग लगा रहता है ना, कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसमें एमआरपी लगा रहता है ना, वही क्या कहलाते हैं, हमारा अंकित मूल्य। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। ये क्या है, विक्रय मूल्य, और ये क्या है हमारा, ये है छूट, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। एमआरपी क्या है, अंकित मूल्य, ये एमआरपी। अब जो छूट होगी एमआरपी पे ही दी जाएगी। तो एमआरपी पे कितना छूट दिया जा रहा है, 15 की तो छूट दे दी है। अब कोई भी सामान अगर परसेंट में बात कहा गया है तो अपने आप में कितना होता है, 100। जब 100% में पहले वो बेचना चाह रहा होगा, लेकिन 100 में नहीं जाता है, जब कोई ग्राहक जाता है तो वो कितना छूट दे रहा है, 15%। यानी अब कितने परसेंट में वो बेचेगा, 85% में, तब जाके बेच देगा, एसपी आएगा। और बेचने का प्राइस हमको दिया है, कितना दिया हुआ है, 4777 रुपए, ठीक है ना। चलिए तो अब काटिए, 17 से जाएगा, 17 पंचे 85, 17 से इसको काटिए, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51 हो जाएगा। हमको लेना था 47, हमने लिया 34, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो 137, 17 8 136 हो जाता है। तो 136 137, तो 1 बच गया, 17 एकम 17, ठीक है ना। अब 5 से ये कटेगा नीचे वाला, 5 दूनी 10, इधर बचे हमारा एमआरपी बराबर, इधर क्या है 281 और बटे में 20 है, इधर जाके क्या करेगा, गुणा कर लेगा, 2 एकम 2, 2 8 16 की 6, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 1 5, और ये आ जाएगा 0। ये हमारा एमआरपी आ गया है। एमआरपी का मतलब क्या आ गया है,
अंकित मूल्य आ गया है। 5,620 रुपए की वो वस्तु रही होगी। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो हमारा डिस्काउंट छूट दी जाती है वो किस में दिया जाता है, एमआरपी यानी अंकित मूल्य को। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान कितना है। देखिए यहाँ पे दो वस्तुएं दी हुई हैं जिनका अनुपात दिया है। दो वस्तु का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे 3:2 दिया हुआ था। ठीक है ना। अब ये अनुपात है, अनुपात को हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे। पहली वस्तु क्या आ जाएगी 3x और दूसरी वस्तु क्या आ जाएगी 2x आ जाएगी। अब कहना चाह रहा है जो पहली वस्तु है 3x, अनुपात का मतलब होता है बटा भी, है ना। इसको बटे में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। पहली वस्तु जो है उसे कितना बढ़ाया जा रहा है 40%, तो इसको 40% यानी 140 हो जाए। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% हो रही, जितना बढ़ाएगा 100 में जोड़ के लिखेंगे, जितना घटाएगा 100 में घटा के 40%। और दूसरी वस्तु जो है, दूसरी वस्तु को x% घटाया जाता है और घटाने के लिए मैंने क्या कहा 100 में से माइनस करके लिखेंगे, ये इतना घटाया जा रहा है। तब उन वस्तुओं का नया अनुपात जो होगा 7:3 हो जाएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। ठीक है ना। तो हमको x की वैल्यू यहाँ पे पूछा है। देखिए ये परसेंट से परसेंट कट गया है, x से x कट जाएगा और क्या कट रहा है, ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और क्या, और कुछ नहीं कट रहा है इधर, है ना। ऊपर क्या बच गया है 20 तिहाई यानी 3 गुणे 20 बच गया है और नीचे क्या बचा है 2 गुणे 100 माइनस x बराबर 1/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो नंबर बचे हैं हो जाएंगे, 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो 3 गुणे 20 हो जाएगा बराबर इधर जाएगा 200 माइनस x ब्रैकेट में है 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 और 1 0, इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 2x। ये 2 का एक बार 100 में गुणा होगा, एक बार x से गुणा होगा। ठीक है। ये 2x माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ये 200 ये 180 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा 20, 2 से काटेंगे तो x बराबर फाइनली कितना आ जाएगा 10। और x क्या माने थे, इतने परसेंट का कमी की जाती है, घटाया जाता है। तो वो संख्या कितने परसेंट घटाई जा रही है, 10% घटाई जा रही है। ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10। बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। जैसे 3:2 दिया है तो 3/2 हो जाएगा, है ना। और अनुपात को जब हम संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो उनके साथ क्या लगा लेते हैं, वेरिएबल। ये क्या हो गई हमारी संख्या है। ठीक है ना। अगर संख्या पूछा हो तो संख्या भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं 17 नंबर अपना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, ये भी अनुपात का ही सवाल दिया है। u अनुपात v बराबर, देखिए 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन रिपीट होता है। और v अनुपात w दिया हुआ है हमको 9:7। देखिए अनुपात के 2 सवाल लगातार आ गए हैं, है ना। यदि u बराबर हमको दिया है 72 दिया हुआ है और w का हमसे मान पूछा है, इतना सा सवाल है। चलिए कैसे करेंगे, जब भी कभी ऐसा दिया रहे कि u v और फिर v w, तब यहाँ से हम तीनों का अनुपात निकालेंगे u v और w। ये दिया रहता है जहां पे u और v जहां से खत्म हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा, तो हमको कोई चेंजमेंट इसमें नहीं करना है। बस याद रखना है इसमें उल्टा n कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा n। यानी इसका मतलब 4 का गुणा 9 से, तो 4 9 36, फिर 9 का गुणा किससे होगा 7 से, 9 7 63 और फिर 7 का गुणा किससे करेंगे हम लोग 7 से, 7 7 49 हो गया। ठीक है ना। इतना ये क्या आ गया, u का अनुपात यहाँ से आ गया हमको 36, नया v का कितना हो गया 63 और w का कितना हो गया है 49। ये नए अनुपात हो गए। अनुपात को संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, u हो जाएगा 36x, ये हो जाएगा 63x और ये हो जाएगा 49x, है ना।
तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू दी हुई है, u की। तो u की हमारे अनुसार अनुपात में वैल्यू कितनी है 36x, लेकिन ये कितना कहना चाह रहा है 72। नहीं, दोनों वैल्यू u की हैं, तो 36x बराबर क्या हो जाएगा 72। 36 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 36 दूना 72। अब हमको क्या सवाल में पूछा है कि w की वैल्यू क्या होगी। w कितना है हमारे अनुसार 63x, तो नहीं सॉरी, ये किसका वैल्यू है v का। w हमारे अनुसार कितना है 49x, तो w की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे 49x। 49 में x की वैल्यू रख देंगे 2, तो 2 9 18 की 8, 2 चौको 8 1 9, यानी 98 हो जाएगी हमारी w की वैल्यू। v की पूछेगा, v की भी निकाल लेंगे। तो आपको ये समझ, बस आपको यहाँ पे याद रखना है सीक्वेंस u v, और जहां से पहला वाला खत्म हो वहीं से दूसरा वाला स्टार्ट हो, तो बस यहाँ उल्टा एन बना देना है। वैसे 4 का 9 में, फिर जैसे साइन जा रहा है 9 का 7 में, 7 का 7 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तीनों की अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, जिसका वैल्यू दी होगा उसके वैल्यू के बराबर रख देंगे अनुपात को, तो काट लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, जिसका भी वैल्यू पूछेगा निकाल देंगे। सवाल नंबर 18, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितना हो जा रही है 10,650 रुपए, जैसे 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, राशि क्या है। यानी कि साधारण ब्याज में दिया है कि 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जा रही है 10,650 रुपए, और 6 वर्ष में कितनी हो जा रही है वो राशि हमको दिया हुआ है 11,076 रुपए हो जा रही है। किसकी दर से, एसआई की रेट से, एसआई की दर से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमको पूछा है राशि क्या है, यानी कि हमारा मूलधन क्या है ये निकालना है हमको। 6 वर्ष में कोई राशि इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो घटा दीजिए यहाँ से, 6 में से 5 गया 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितनी है 6, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 6 गए 4, ये खत्म है ना। 1 वर्ष में कितना है ये 426, ये क्या आता है एसआई आता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1 वर्ष का क्या आ गया है एसआई। अब हमको क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे मूलधन, जो हमारा मूलधन होगा, और ये क्या है वो जाति का मतलब ये अमाउंट आ दिए रहते। अमाउंट का मतलब क्या होता है मिश्र धन, और मिश्र धन जो होता है ये होता है A बराबर P प्लस SI। तो अगर अमाउंट जो है हमारा उसमें से हम SI को हटा दें तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा मूलधन बचेगा, तो वही करेंगे। अब 1 वर्ष का ब्याज हमको मिल गया है कितना है 426 रुपए है, तो अब हमारे पास 5 वर्ष का धन है और 6 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, तो 5 वर्ष का हम भी निकाल लेंगे या 6 वर्ष का किसी का भी निकालेंगे सेम आंसर आएगा। हम क्या निकाल लेंगे 5 वर्ष का एसआई निकालेंगे। 5 वर्ष का एसआई निकालने के लिए 426 गुणे 5, क्योंकि एसआई जो होता है हर वर्ष सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 छक्का 30 की 0, 3 आया, 5 दूनी 10, 10 3 13 की 3, हासिल आ गई 1, 5 को 20 1 21, 2130 आ गया रुपए। ये क्या आ गया हमारा 5 वर्ष का एसआई आया है। अब यहाँ पे अमाउंट जो है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P प्लस एसआई। अमाउंट 5 वर्ष का हमको कितना दिया है 10,650, P हमको निकालना है, SI हमने निकाल लिया है 21 30, ये इधर आएगा तो माइनस करेगा, P बराबर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 2 1 3 0 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 10 में से 2 गया 8, यानी 8,000 कितना हो जाएगा 8,520 रुपए। ये इधर आएगा माइनस करेगा, एक लाइन अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे और लिख सकते हैं कि 10,650 माइनस 2,130 बराबर P, है ना। ये P की वैल्यू आपकी क्या आ गई है इतने रुपए आ गया है जी। P क्या था हमारा मूलधन, मूलधन कितना आ जाएगा 8,520 रुपए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या है। ये बोला है कि 5 वर्ष में इतना हो जाता है तो मतलब क्या होता है ये अमाउंट होता है हमारा मिश्रण। 6 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 6 में से 5 को हमने घटा दिया, 1 वर्ष का हमको ब्याज पता चल गया। जैसे ही 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया हमने 5 वर्ष का निकाल लिया, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है हर साल समान होता है, तो 5 से गुणा कर दिए, 5 वर्ष का हमको ब्याज पता चल गया। अब जो 5 वर्ष का अमाउंट है उसमें से ब्याज घटा देंगे, इसमें से हमारे यहाँ से P मिल गया है। ये आपको मैंने करके दिखा दिया है, डायरेक्ट आप यहाँ से घटा के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको सवाल बनने के साथ साथ टाइम में भी ध्यान देना है।
अब 19 नंबर, मनीष ने 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपए प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी? देखिए मनीष जो है कितने किताब खरीद रहा है? 225 रुपए में किताब खरीद रहा है। 225 रुपए प्रति किताब रुपए, यानी एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? सीपी ऑफ 1 बुक 225 रुपए दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? खरीदा तथा 162 रुपए प्रति किताब, यानी एसपी ऑफ 1 बुक, एक बुक का सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य, तो कितना दिया हुआ है? 162 रुपए में बेचा है। तो बोला है दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताब बेचने पर हानि क्या है? अब 7 किताब कोई हानि निकालना है हमें, वो तो बात की बात है। पहले एक किताब में तो देख रहे हैं उसे कितना लॉस हो रहा है, कितने में बेचा है? यहाँ पे 225 रुपए में बेचा, मतलब खरीदा और 162 रुपए बेच दे रहा है, तो उसको लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 5 में से 2 गया 3, 12 में से 6 गए 6 और खत्म, यानी 63 रुपए का एक किताब में उसको लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? कितने की हानि हुई है? 63 रुपए। जब एक बुक पे लॉस हो रहा है, ये 1 बुक पे इतना लॉस है 63 रुपए का, तो 7 बुक का निकालना है, तो 7 बुक के लिए 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 बुक पर हानि 63 गुणे 7 कर देंगे। 7 तरीके किसकी? 1 2 आया, 7 6 42, 43 44, इतने रुपए की 441 रुपए की 7 बुक पे हानि हो जाएगी। तो ये सवाल आपको समझ में आया था? सीधा सीधा सवाल था, ऐसा कुछ था नहीं कि एक किताब कितने में खरीद रहा वो 225 रुपए में, बेच कितने में रहा 162 रुपए में, कितने का घाटा हुआ उसे? यहाँ पे देख लिए 63 रुपए का घाटा हुआ एक किताब में। 63 रुपए में 7 किताब लेके बोले 7 को गुणा करें, जितने किताब बोलेगा उतने से गुणा कर देंगे, उतने कहानी पता चल जाएगी हमको। सवाल नंबर 20, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? लाभ हानि विक्रय मूल्य से सवाल कितने सारे बन रहे हैं। वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या दिया हुआ है? सीपी दिया है 220 रुपए, और क्या दिया हुआ है? लाभ दिया है, यानी प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य सीधे सीधे पूछ ले रहा है कि उसका एसपी क्या हो जाएगा, बताओ। जैसे अभी डिस्काउंट वाला एक सवाल आया था, तो मैंने बताया था कि जो छूट दी जाती है हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य पे दी जाती है। उसी प्रकार जो हमारा लाभ और हानि होगा वो किस में होता है? हमारे सीपी, यानी कि क्रय मूल्य पे। सीपी का मतलब यहाँ पे क्या है? क्रय मूल्य, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो जो लाभ या हानि होगी हमारे क्रय मूल्य पे होगी। क्रय मूल्य हमको दिया है 220 रुपए, इसमें कितनी छूट दी जा रही है, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20%। देखिए ये अपने आप में 100% तो वो लेगा ही लेगा, है ना, यानी कि 100% लेगा ही लेगा। और लाभ कितना वो लेना चाह रहा है? 20% का, यानी 20% प्रॉफिट ले रहा था ना, यानी कि कितने में परसेंट में वो बेचेगा? 120%। किसका? सीपी में हो रहा है लाभ, तो सीपी का 120% लेगा, जिससे परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100, तब जाके बेच देगा। एसपी है ना, सीपी में लाभ लिया, अपने आप ये वस्तु 100% थी, लेकिन 100% में नहीं बेच रहा है, वो 20% लाभ ले रहा है, तो 120/100 तब जाके बेच देगा। और बेचने का प्राइस हमको यहाँ पे नहीं पता, यही तो निकालना है। चलिए इसको रखे रहेंगे हम लोग। 0 से 1 0, 1 0 से 1, 12 दूनी 24 की 4, 2 आया, 12 दूनी 24, 25 26, कितना आ गया है एसपी? 264 रुपए आ गया है। बस इतना सा सवाल था ये। अगला सवाल हम देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है? एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, जो कि क्या दिया है? 10 राइट 10 राइट 1/3, ब्रैकेट लगा हुआ है, डिवाइड 5/3 का, फिर 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3 -1 ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इसका हमको क्या बताना है? मान। सेम सवाल सिंप्लीफिकेशन का एक मैंने अभी करवा दिया। क्या याद रखना है आपको? बोर्ड माइनस रूल याद रखना है ना, तो इसको याद रखना है। तो चलिए करते हैं, ब्रैकेट में ही है, तो ब्रैकेट में ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर में 10 तिहाई 30 है 31, 31 बटा क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाय 5/3। अब पहले हमको क्या सॉल्व करना? ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर भी
जो सबसे अंदर ब्रैकेट होगा पहले उसको सॉल्व करना है। ये मिक्स में था इसलिए इसको प्रॉपर में कर लिया, बाकी सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी हम, फिर का बाद में सॉल्व। अभी हम लोग यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट ये है ना, जो सबसे अंदर ब्रैकेट होगा, इसको सॉल्व करेंगे 10। अब इसमें प्लस है, डिवाइड है, माइनस। तो सबसे पहले क्या हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड। तो प्लस 14 डिवाइड, डिवाइड है, डिवाइड मतलब बटे में आ जाएगा 3, माइनस कितना हो जाएगा 1। ये अब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, इनके अपन में कुछ नहीं है, इसके अपन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ तो 3 30 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ प्लस 14 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, ब्रैकेट ये रहेगा छोटा वाला, बड़ा वाला 30 और 14 जोड़ेंगे इधर। बाकी सवाल ऐसे उतार देने हैं अभी आपको। 5/3 डिवाइडेड 31/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 30 और 14 को जोड़ेंगे 4 और 3 1 4, 44 माइनस 3/3, फिर ब्रैकेट। बाकी सवाल को आपको ऐसे ही उतार देना है का 5/3 डिवाइडेड 31/3। अब 44 में से 3 जाएगा तो 41 बन जाएगा, 41/3। अब ब्रैकेट खुल जाएगा। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई लगा लेंगे, 5/3 डिवाइडेड बाय 31/3। अब देखिए का भी मैंने क्यों लिखा है और मल्टीप्लाई भी। अब ये ब्रैकेट है, इधर भी लगा सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट तो खुल गया है। कि पहले ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का और ये ऑफ ही होता है दोनों का मतलब, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब डिवाइड और ऑफ में पहले क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। ऑफ का मतलब यानी कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनका आपस में क्या होगा, गुणा होगा पहले। तो करिए, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी 205 हो गया। 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इधर डिवाइड और 31/3 बचा है, ये ब्रैकेट यहाँ तक, ठीक है, ठीक। ये अब यहाँ आगे सॉल्व कर देते हैं इधर पे, ठीक है ना। इधर पे क्या बचा है, 31/3, और डिवाइड का उल्टा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। और जैसे ही नंबर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो 205/9 था, तो 9/205 हो जाएगा। 3 से 3 बार जाएगा, 31 तिहाई 93 होता है, बटे 205, और ये कटेगा नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको दोबारा सवाल आया है, ये एक ही मतलब एक ही सेट में, एक ही शिफ्ट में पूछा गया है, 2 सवाल, तो आपको ये करना है, ठीक है ना। नहीं छोड़ी हूँ मैंने, तो आप इनको करिएगा प्रैक्टिस बढ़िया से। देखिए आपसे मतलब 25 में से कितने सवाल बन रहे हैं, आपकी अभी कितनी तैयारी है। 22 क्या दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर है। क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रीथ और हाइट हमको दी हुई है 21 12 और 16, इतनी दी हुई है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या है। सबसे लंबी या सबसे बड़ी छड़ कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होती है, डायगोनल होती है उसका, विकर्ण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण। इंग्लिश में बोले तो DIGON, डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये घनाभ का विकर्ण होता है, L² B² + H² हो जाता है ये। तो जब आपको फॉर्मूले बनेंगे तो सवाल आपको खुद ब खुद बनेगा। तो 21 का स्क्वायर प्लस B यानी कि 12 के स्क्वायर प्लस H यानी कि 16 के स्क्वायर करिए। यहाँ पे 21 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, 12 का 144 प्लस 16 का कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, 441 144 और 256, 6 4 10 11 की 1 आया, 4 4 8 9 9 5 14 की 4 1 आ गया है, 4 5 6 2 8 841। और जो 841 होता है हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, 29 का। तो 29, और ये सेंटीमीटर मीटर में जिसमें मीटर दिया हुए थे, ये सभी डाटा किसमें है, मीटर। ये हमारी छड़ जो होगी कितनी मीटर होनी चाहिए, 29 मीटर लंबी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। घनाभ कैसा टाइप से होता है, ये किसके मिलकर बना होता है, आयत से मिलकर बना होता है, जिसे रेक्टेंगल हम लोग कहते हैं।
ऐसे ऐसे 6 आयत से मिलकर बना होता है। इसका इस कोने से इस कोने तक रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ ये होती है, ठीक है ना, जिसे हम लोग विकर्ण या डायगोनल कहते हैं। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, काफी समय हो गया है। अगला 23 नंबर सवाल, लास्ट सवाल, 2-3 बच्चे हैं उनको कर लेते हैं हम लोग। 3 नंबर, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 22 छात्रों का आरंभिक औसत वजन 31 है। देखिए कितने छात्र थे पहले, 22, ये एवरेज चैप्टर का है, 22 छात्र हैं, इनका औसत वजन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 31 kg दिया हुआ है। अब क्या कहना चाह रहा है, अध्यापक के वजन को शामिल, नहीं पहले छात्र 22 थे और एक टीचर को भी शामिल कर लेंगे तो कितने पेपर हो जाएंगे, 23 लोग हो जाएंगे। और औसत वजन कहना चाह रहा है कि औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो एक बढ़ जाएगा, पहले 31 था अब 32 kg हो जाए। अब देखिए हाँ मैंने गुणा क्यों किया, ये आपके मन में आ रहा होगा, है ना, इसलिए यहाँ पे हमने गुणा किया कि जैसे 22 छात्र हैं तो 22 छात्र में से जो पहला छात्र है, पहला छात्र उसका भी 31 kg, दूसरा छात्र उसका भी 31 kg, तीसरा भी 31 kg, चौथा भी 31 kg, यानी ऐसे ऐसे 22 छात्र जो है सबके 31, तो यानी 31 जो है हमको 22 बार जोड़ना पड़ेगा। तो या तो हम 31 और 22 बार जोड़ लें या डायरेक्ट गुणा कर लें, बात तो एक ही है, तो गुणा करना हमको ज्यादा आसान है। यहाँ प्रत्येक छात्र 31 kg का एवरेज है ना, तो टोटल संख्या कुल वजन कितना हो जाएगा वो निकालेंगे, तो 22 से कम 22 की 2 हंसिलाई 2, 22 तिहाई 66, 67, 68 हो जाएगा, इतना आ गया। अब 23 से 23 दूनी 46, 46 की 6 हंसिलाई 4, 23 तिहाई 69, 69 में 4 9 4 3 1 6 1 7, कितना हो गया है 736, 736 बड़ा है और 682 छोटा है, इसमें से इसको घटा दीजिए, 6 में 2 गए 4, 13 में से 8 गए 5 और ये खत्म। तो इसमें से बड़े वाले में से छोटा वाला छात्र को घटा देंगे, यहाँ पे छात्र यानी स्टूडेंट प्लस टीचर है, ये डायरेक्ट अभी लिख लेते हैं ना, इनका कितना था 31 kg बराबर कितना डाटा आ गया है, ऊपर ना लिख के नीचे लिख लेते हैं 682, यहाँ से तो माइनस कर देते हैं, ऊपर इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है ये। अब इसमें 6 में से 2 गए तो घटाएं तो कितना आ गया है 54 kg। अब यहाँ जो 22 स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट यहाँ से स्टूडेंट तो कट जाएगा, है ना, यहाँ पे 22 लोग थे, 22 स्टूडेंट थे, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते 23 लोग थे, कौन था 22 स्टूडेंट प्लस एक टीचर, तो 22 कट गया, बचा कौन, एक बचा ना, और एक क्या है तो टीचर, तो एक जो टीचर है उनका एवरेज वेट कितना आ गया 54 kg। आपको समझ देखिए पहले 22 छात्रों का दिया था 31 kg, फिर बोला उसमें टीचर को भी शामिल कर ले रहे हैं, तो 22 स्टूडेंट प्लस एक टीचर कितने लोग होंगे 23, 23 का कितना वेट, औसत वजन भी एक एक बढ़ गया है, यानी कि अब औसत वजन सबको कितना आ गया है 32, तो 23 का 32 के हिसाब से कितना टोटल वजन हो गया 736 kg, और 22 का 31 के हिसाब से 682, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि इसमें कौन शामिल है हमारे टीचर जी, तो 22 छात्र को घटा देंगे तो कौन बचेगा, एक जो बचेगा वो टीचर बचेगा, टीचर का वजन कितना आ गया है 54 kg। चलिए अगला सवाल 24 नंबर, एक शंकु की ऊंचाई 16, शंकु कैसा होता है पहले तो देखिए, जिसे हम लोग कोन कहते हैं, आइसक्रीम जैसा उल्टा, ये हमारा है शंकु, ठीक है। अब इसमें एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि हाइट दी हुई है, h बराबर कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, और त्रिज्या यानी r कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। इसे रगने की दर रेट दिया है, किस रेट से रगाई की जाती है, पेंटिंग का कलर करने की दर दी हुई है 14 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो शंकु को बाहर से रगने में कुल कितना खर्च आएगा, टोटल हमको खर्च निकालना है, हमको कितना खर्चा आ जाएगा इसको पेंटिंग करने, बाहर से भी यहाँ उसके चारों साइड रंग करेंगे, तो बाहर से रंग करने का मतलब उसके कहाँ रंग कर रहे हैं हम शंकु के वक्र पृष्ठ में, है ना, चारों साइड का ही मतलब होता है वक्र पृष्ठ। यहाँ पे हमको क्या याद होना चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, एल हम निकाल सकते हैं आसानी से, एल ये जो होती है तिरछी वाली ऊंचाई होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें,
ये हमारा 90 का एंगल बनता है, ये हमको पता है। ये वाली साइड कितनी पता हुआ है, 16 है, और नीचे वाला 30 है। तो ये वाली साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये एक क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम या एल की ही वैल्यू होती है निकालने के लिए, क्या होती है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना हमको दिया है यहाँ पे 16, ये 16 का स्क्वायर, आर कितना दिया है 30 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 प्लस 30 का करेंगे तो 900, 9 2 11, कितना हो जाएगा 1156, 4 चौके 16, यानी कि ये कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। ये हमारी एल की वैल्यू कितनी आ गई है 34। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे वक्र प्रस्थ। पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 22/7, जब तक हमको सवाल में ना दिया हो 22/7 ही रखेंगे। आर हमको पता है 30 और एल हमको पता है कि कितना आ गया है 34। यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, तो ये कट नहीं रहा है तो इतना ही आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, खर्च निकालेंगे। तो ये आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग खर्च। खर्च जो होता है हमारा ARE, एरिया इनटू रेट होता है, यानी कि जितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना आ गया है 22/7 गुणे 30 गुणे 34। ये आप सोच रहे होंगे ऐसा ही मैंने क्यों लिखा है, तो ये कट जाएगा आगे, इसलिए मैंने ऐसे। अब रेट ये दिया है 14 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, और ये 7 से कटेगा, 7 से कितने बार 14 कट गया, 2 बार में, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो 22 30 34 और 2 कितना बचा है, इसको अब गुणा करना है। 22 दूनी 44 गुणे 30 गुणे 34, तो 3 चौक 12 की 2, एक आ गया, 3 चौक 12 1 13, कितने में गुणा करना है 44 का। 1320 में गुणा कर लीजिएगा 44 का, ये मैं ही कर देती हूँ। 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2, हासिल आई 1, और 4 एकम 4 1 5, गुणे फिर से 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 528। 8 8 2 10 की 0, 1 5 2 7 1 8 और 5 आ गया, 1 0 आ जाएगा, यानी कितना खर्चा आ जाएगा 5,58,080 रुपए। इतना ही रुपए आ जाएगा ना। कुछ गलत हो रहा है क्या, 22 दूनी 44, 3 चौक 12 की 2, हासिल आई 3 तिहाई 9 1 10, हाँ यही गलती हो गई है। 3 तिहाई 3 चौक 12 की 2, हासिल आई 1 3 तिहाई 9 1 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। गुणा भाग करने में हो ही जाता है। 10 20 गुणे 44 है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 808 ही आ जाएगा। 8 8 सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एकम 4, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। 8 ये 4 और ये 4 हो गए हैं, तो 44 88 और 1 0 रुपए, इतना रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा 44,880 रुपए आ जाएगा टोटल खर्चा, ठीक है ना। देखिए क्या दिया हुआ था, शंकु दिया था, शंकु की ऊंचाई दी हुई थी और रेट दिया हुआ था, और कलर करने का दर दिया था, किस रेट से हमको खर्च निकालना था, टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। तो पहले हमको एल नहीं पता थी, तो एल का फॉर्मूला हमने लगाया। एल बराबर क्या होता है, √h का स्क्वायर प्लस एल आर का स्क्वायर होता है। यहाँ से हमारा एल निकल आया, एल कितना निकला था हमारा 34 निकला था, एल निकाल दिए। अब हम क्या निकाल लिए हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ यानी चारों साइड से पेंटिंग कर रहा है, चारों साइड का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब इसमें हम मम्मी होगा शांति, हम बटोर ले हम सब बटोर ले थे, खत्म है। ये इसका क्षेत्रफल आ गया है। अब खर्च निकालना, खर्च क्या होता है, एरिया इंटू रेट होता है। बस रख लिए वैल्यू, गुणा भाग कर दिया, आंसर आ गया है। चलिए आज का आखिरी सवाल अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या दिया, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग दिया है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, सेम जैसे डायगोनल दिया हुआ था ना घनाभ का, वैसे वर्ग का भी विकर्ण होता है। विकर्ण दिया है हमको, वर्ग का
विकर्ण, विकर्ण हमारे हिसाब से कितना होता है a√2, और हमको इधर दिया है विकर्ण का फॉर्मूला होता है, ये दिया है 10√2, तो वर्ग का क्षेत्रफल AREA, एरिया हमको निकालना है, ठीक है ना। तो विकर्ण हमको दिया है, विकर्ण के नीचे विकर्ण लिख देंगे, बराबर a√2 आ जाएगा, √2 से √2 कट गया, a बराबर कितना आ गया है 10 आ गया है, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है एरिया, AREA क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया क्या होता है a², a की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर करेंगे 100 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया होगा वो स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर ही दिया है ना। ये इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज की सवाल खत्म हो गई, सवाल यहाँ पे खत्म हो गए सारे, हमने एक एक सवाल करवा दिया है। हो सकता है सवाल इधर उधर थोड़ा आगे पीछे हो गए हम, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी हमने एक भी सवाल नहीं छोड़े, पूरे सवाल करवाए हैं। 11 तारीख दूसरा महीना 2019 का पहले शिफ्ट का ये पेपर था, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा और आपको समझ आया नहीं आया और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग।